नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 का एजेंडा। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज मुजफ्फरनगर से खबर के साथ, जहां पूर्व विधायक विक्रम सैनी की याचिका पर आज सुनवाई है। निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाए जाने की मांग की गई है। 2013 में हुए दंगे के आरोप में कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। सजा के चलते विक्रम सैनी की विधानसभा सदस्यता भी रद्द हो चुकी है, जिसके चलते खतौली में उपचुनाव हो रहे हैं। और इसी बीच देखिए, आज उनकी याचिका पर सुनवाई होगी और बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये पूरा मामला 2013 दंगों से जुड़ा हुआ है, जहां निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाए जाने की मांग की गई थी और इसी पर आज सुनवाई होगी। अगर देखिए रोक लगाई जाती है तो खतौली का उपचुनाव भी खतरे में आ जाएगा और नहीं होगा। लेकिन फिलहाल सजा के चलते विक्रम सैनी की विधानसभा सदस्यता रद्द हो चुकी है, जिसके चलते खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां विक्रम सैनी की आज सुनवाई है याचिका पर। किस तरीके से 2013 में हुए दंगे के आरोप में कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई है और अब इसी को लेकर इस फैसले पर निचली अदालत का, क्योंकि ये फैसला है, इस पर रोक लगाए जाने की मांग की गई है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता सचिन जौहरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, देखिए आज महत्वपूर्ण फैसला आना है। सजा पर अगर रोक लगाई जाती है तो खतरे में रहेगा उपचुनाव, क्या कुछ मौके से अपडेट? देखिए, आपको बता दूं कि अभी 2 साल की सजा हो चुकी है विक्रम सैनी को और उस पर हाई कोर्ट से उन्हें एक राहत मिल चुकी है, नियमित तौर पर जमानत मिल चुकी है। आज सजा पर रोक लगाए जाने की उस मामले पर सुनवाई होगी। अगर यहाँ पर विक्रम सैनी के पक्ष में फैसला आता है तो उपचुनाव पूरी तरह से संकट में होगा। जी बिल्कुल। और फिलहाल क्या कुछ दलील दी जाएगी, क्या कुछ उसके किन ग्राउंड्स पर वो ये मांग रहे हैं कि उस पर रोक लगनी चाहिए? देखिए, अपना पूरा पक्ष विक्रम सैनी ने रखा है। उनका कहना है कि वो मौके पर नहीं थे और पूरी तरह से सपा सरकार में उन पर फर्जी मुकदमे लगाए गए थे। इन्हीं दलीलों के साथ उन्हें हाईकोर्ट से जमानत भी मिली है और आज जो सजा पर रोक लगाए जाने की उन्होंने याचिका डाल रखी है, उस पर सुनवाई होनी है। और जब फैसला आएगा, अगर उनके पक्ष में फैसला आता है तो उपचुनाव टालने पर भी वो याचिका डालेंगे और इस तरह से जो उपचुनाव है वो पूरी तरह से संकट में पड़ जाएगा। जी बिल्कुल। और फिलहाल कितने बजे तक फैसला आने की उम्मीद है और संभावना बनी हुई है कि सुनवाई होगी, उसका समय के बारे में कुछ अपडेट? देखिए, 12 से 1 बजे के बीच में जो भी फैसला आएगा वो उसके फैसला आने का अनुमान लगाया जा रहा है और उसी के बाद जो भी आएगा उसके बाद पता चलेगा कि आगे की किस तरह की रणनीति ये लोग तैयार करेंगे। ठीक है सचिन, आप नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। अरुण गोयल बने नए निर्वाचन आयुक्त। नए चुनाव आयुक्त ने संभाला है पदभार। 1985 बैच के आईएएस अधिकारी हैं अरुण गोयल, जिन्होंने अपना पदभार संभाला है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां अरुण गोयल निर्वाचन आयुक्त बने हैं नए, और नए चुनाव आयुक्त ने पदभार संभाल लिया है। 1985 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। बड़ी जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। उनके नेतृत्व में किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ वो काम करते हैं ये देखना होगा। लेकिन बड़ी अपडेट आपको बता दें, निर्वाचन आयुक्त, नए चुनाव आयुक्त ने अपना पदभार संभाल लिया है। अरुण गोयल अब इसकी पूरी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। 1985 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, अच्छा अनुभव उनको है और इसी के चलते उनको ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता पीयूष हमारे साथ जुड़ गए। पीयूष, क्या जानकारी? देखिए, नए चुनाव आयुक्त के रूप में उन्होंने अपना पदभार संभाल लिया है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, भारतीय पूर्व नौकरशाह अरुण गोयल को भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है और आज उन्होंने अपना जो कार्यभार है वो ग्रहण कर लिया है। दरअसल वो पंजाब कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी है और अगर हम बात करें तो उन्होंने शुक्रवार को भारी उद्योग सचिव पद से स्वैच्छिक जो सेवानिवृत्ति है उन्होंने लिया था। उसके बाद उन्हें चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था और आज उन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण किया है। तो निश्चित तौर पे अगर हम बात करें तो जिस तरीके से शनिवार की शाम कानून मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति भी जारी किया था, जिसमें महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से पंजाब कैडर के आईएएस अधिकारी रह चुके हैं और सबसे खास बात है कि जो अरुण गोयल है वो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के साथ चुनाव पैनल में शामिल होंगे, क्योंकि सुशील चंद्र जो थे वो मई महीने में ही रिटायर हुए थे। तो निश्चित तौर पे आज जो कार्यभार है उन्होंने ग्रहण किया है चुनाव आयुक्त के रूप में और कई बातें उनसे जुड़ी हुई हैं, कई चीजें
कई महत्वपूर्ण पदों पे वो रहे हैं अरुण गोयल। तो आज उन्होंने अपना जो कार्यभार है वो ग्रहण किया है। बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करने की बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर रहेगी पीयूष इस दौरान। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो अभी गुजरात में भी चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के। इसके बाद कई राज्यों में चुनाव होंगे, साउथ बेल्ट में चुनाव होंगे। तो किस तरीके से निष्पक्ष चुनाव कराना है, क्योंकि सबसे खास बात है कि जो पंजाब के सबसे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी थे अरुण गोयल, और रिटायर होने से करीब 40 दिन पहले उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। वो कई वर्षों से केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर थे। इसके साथ ही उन्होंने पीएमओ में भी अहम जिम्मेवारी निभाई है। इसके साथ ही अगर बात करें तो 31 दिसंबर के आसपास उनको रिटायर होना था, और पंजाब और केंद्र सरकार ने एक ही दिन में इनका इस्तीफा भी स्वीकार किया था। तो आज उन्होंने चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। तो कई जो अहम जिम्मेवारियां हैं वो कहीं ना कहीं अरुण गोयल संभालेंगे, और कई बातें कई महत्वपूर्ण पदों पे जब वो रहे थे तो कई महत्वपूर्ण फैसले भी उन्होंने इस दौरान लिए थे। और सरकार ने कहीं ना कहीं जो अटकलें लगाई जा रही थी सरकार की ओर से कि कौन आखिर निर्वाचन आयुक्त के पद पर आसीन होगा, तो आज अरुण गोयल कहीं ना कहीं अपना जो कार्यभार है वो ग्रहण कर चुके हैं। और चूंकि राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद एक आदेश जारी किया गया था, विशिष्ट आदेश जारी किया गया था। और सबसे खास बात है कि तमाम जो पहले से अधिकारी है चुनाव आयोग, उनके साथ एक समन्वय बनाकर कहीं ना कहीं ये काम करेंगे। और आने वाले दिनों में जहां जहां भी चुनाव होने वाले हैं उसको किस तरीके से निष्पक्ष चुनाव कराया जा सके वो इसको देखेंगे। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया पीयूष आपका महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। बढ़ते आगे, अब हर महीने के अंतिम मंगलवार को नागरिक सुविधा दिवस का आयोजन होगा, जहां एलडीए के जनता अदालत के तर्ज पर नागरिक सुविधा दिवस का आयोजन किया जाएगा, जहां सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक नागरिक सुविधा का आयोजन रहेगा। बिजली, पानी, सड़क, जल निकासी की समस्याओं का अधिकारी निराकरण करेंगे। आयोजन के लिए एलडीए को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने जारी किया है ये आदेश। तो देखिए, सुबह 10 बजे से दोपहर तक ये पूरा आयोजन रहेगा। बिजली, पानी, सड़क, जल निकासी की समस्याओं का अधिकारी निराकरण करेंगे। आयोजन के लिए एलडीए को नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया गया है। तो देखिए किस तरीके से ये बड़ा आयोजन रहेगा। मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने इस समक्ष में तमाम दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो हर महीने के अंतिम मंगलवार को नागरिक सुविधा दिवस का आयोजन होगा, जहां एलडीए के जनता अदालत के तर्ज पर ही नागरिक सुविधा दिवस का भी आयोजन किया जाएगा, जो कि सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक चलेगा ये पूरा आयोजन। और इस दौरान जो समस्याएं हैं उनका निराकरण किया जाएगा। जो मुख्य समस्याएं हैं जैसे कि बिजली, पानी, सड़क, जल निकासी जैसी समस्याएं हैं उनका निराकरण होगा। तो वहीं आयोजन के लिए एलडीए को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्या जानकारी, देखिए किस तरीके से ये पूरा आयोजन रहेगा, क्या इसकी खासियत? और उसमें मंडलायुक्त रोशन जैकब ने एक पहल की है। जिस तरह से एलडीए में होता था, एलडीए की जो बैठक होती थी उसमें लोक अदालत लगती थी और लोग एलडीए से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती थी उसका कहीं ना कहीं निराकरण उसमें निकलता था। उसी को देखते हुए अब एलडीए की तर्ज पे जैसे लोक अदालत लगाई जाती थी, वैसे अब प्रत्येक अंतिम मंगलवार, जो माह का अंतिम मंगलवार होगा, उस दिन एक यही जन सुनवाई रखा जाएगा। इसका नाम दिया गया नागरिक सुविधा दिवस। उस दिन आप अपने जो भी रिलेटेड आपकी क्वेरीज होंगी, चाहे वो आपकी जल निकासी की हो, चाहे जल भराव की हो, चाहे आपकी सड़क की हो, चाहे बिजली की हो, चाहे आपकी कोई भी आपकी प्रॉब्लम होगी, तो वहां पे आपको वो आपकी उसी एक दिन पे आपका समाधान किया जाएगा। आपको बता दें कि इसमें एलडीए की तर्ज पे किया गया है, उसका नोडल जो है उसको एलडीए को ही बनाया गया, लखनऊ विकास प्राधिकरण को बनाया गया। माना जाता है कि जिस तरीके से आप लोक अदालत में शिकायतों का निस्तारण होता था और जो समस्याएं होती थी उनका तुरंत निराकरण किया जाता था, उसी की तर्ज पे अब ये इसकी शुरुआत की गई है। और इस महीने के आखिरी में, नवंबर के जो आखिरी मंगलवार होगा, उससे इसकी शुरुआत की जाएगी। जी बिल्कुल, और देखिए इस दौरान फोकस यही रहेगा जो मुख्य समस्याएं हैं जो कि मूलभूत सुविधाएं से जुड़ी हुई हैं उनका निराकरण किया जाए। तो अगर नगर निगम से शिकायत है तो आप नगर निगम के ऑफिस पे चक्कर मारते थे। आप अगर आवास विकास में है तो आप आवास विकास जाते थे, एलडी में था तो एलडी जाते थे, जल भराव का है या जल निकासी का है तो आप जल के विभाग जाते थे। आपको हर जगह अलग अलग जाना था।
अब आपको एक ही जगह, एक ही स्थान पे समूचे जो आपकी सुविधाएं हैं, जो आपकी परेशानी है, उसका निराकरण एक ही स्थान पे मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो आम जन है, जिसके लिए लगातार योगी सरकार जो है वो वचनबद्ध है और अपनी तरफ से काम करती नजर आ रही है, उसी में कहीं ना कहीं पहल है जिसकी शुरुआत अब करने जा रही है रोशन जैकब, क्योंकि लगातार हमने देखा कि फील्ड में भी वो एक्टिव रहती हैं, चाहे डेंगू के खिलाफ हो, चाहे कोरोना में भी हमने देखा था उनको जिम्मेदारी दी गई थी लखनऊ की। तो कहीं ना कहीं उनकी जो एक आम इंसान के, आम नागरिक के बीच में रहने की वजह से जो उनकी जो मूलभूत सुविधाएं होती है उसको कैसे उनको प्राप्त किया जाए, उसको देखते हुए शुरुआत की जा रही है। माना जा रहा है कि इस सुविधा से जो आम जन है उनको आने वाले समय में बहुत ज्यादा फायदा मिलता नजर आएगा। जी बिल्कुल ठीक है मनीष, आप बने रहिएगा हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। मैनपुरी से अब खबर, जहां थोड़ी देर में एकसानंद आश्रम पहुंचेंगे अखिलेश यादव, जहां स्वामी शारदानंद के श्रद्धांजलि सभा में वो शामिल होंगे। 12 बजे जसवंत नगर विधानसभा पहुंचेंगे अखिलेश यादव। अखिलेश और शिवपाल यादव दोनों साथ साथ चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और देखिए अब से थोड़ी देर में वो आश्रम पहुंचने वाले हैं, जहां स्वामी शारदानंद की श्रद्धांजलि सभा में भी शामिल होंगे अखिलेश यादव। 12 बजे जसवंत नगर विधानसभा पहुंचेंगे और इसी के साथ प्रचार प्रसार किया जाएगा, क्योंकि खास उपचुनाव हो रहा है। नेताजी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है, ऐसे में इस पर किस तरीके से प्रचार प्रसार किया जाता है। और चाचा भतीजे दोनों मिलकर क्योंकि प्रचार कर रहे हैं और मैदान में मुलायम सिंह यादव की पुत्रवधू यानी कि डिंपल यादव है। लखनऊ से अब खबर, जहां शहरी क्षेत्रों में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के मामले में अब खाना पूर्ति का खेल नहीं चलेगा। जहां निकायों को गड्ढा मुक्त की गई सड़कों का हलफनामा देना होगा। हलफनामे में लिखना होगा कि निकाय के स्वामित्व वाली एक भी सड़क में गड्ढा नहीं है। हलफनामे के लिए 22 नवंबर तक की समय सीमा दी गई है। हलफनामे के बाद खराब सड़कों की शिकायतें आने पर शहरी निकाय खुद जिम्मेदार होंगे। सड़कों को दुरुस्त करने के लिए सीएम योगी ने 15 नवंबर तक तय की है समय सीमा। तो देखिए बड़ी जानकारी है, जहां लगातार ये उद्देश्य रखा गया है कि गड्ढा मुक्त प्रदेश बनाया जाए और इसी के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, देखिए 15 नवंबर तक समय सीमा जो है तय की गई थी और ऐसे में किस तरीके से कार्य हुआ है, हलफनामा देना होगा, क्या कुछ इसका पूरा प्रोसीजर रहेगा? देखिए आपको बता दूं कि जब 15 नवंबर तक की जो डेडलाइन दी गई थी उसको जब बढ़ाया गया था, कहीं ना कहीं अफसरों में एक फिर से लचर जिस तरीके से अफसर लीपापोती करते थे वो कहीं ना कहीं देखने को मिला था। तमाम जगहों से रिपोर्ट्स आई थी कि वहाँ की रोड जो बनाई गई है उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत खराब है और उस जो क्वालिटी की बात करेंगे, लोग अपने हाथों से उसको निकाल दे रहे थे, पैरों से खुद रहे थे तो निकल रहा था। तमाम वीडियोज भी सोशल मीडिया पे आए थे, इसका संज्ञान लिया था मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने और कड़ा उस पर ऐतराज भी जताया था। उन्होंने अफसरों से कहा था कि कोई हीला वाली नहीं चलेगी और समस्त निकायों में अब आपको हलफनामा देना पड़ेगा कि वहाँ पे गुणवत्ता कैसी है रोडों की, वहाँ पे कितने गड्ढा मुक्त आपने जो रोड बनाई है उसमें कितना काम किया गया है, कितनी सड़कों की मरम्मत की गई है और उसकी जो क्वालिटी है वो भी आपको तय करनी पड़ेगी। मतलब जो मानक होते हैं उन मानक के अनुरूप अगर काम नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ उसी हलफनामे को रखते हुए आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा गया था कि लोग पहले काम करते थे और कहीं ना कहीं खाना पूर्ति मात्र की जाती थी और जो पैसेज होते थे उनको भर के और उसको दिखा दिया जाता था। अब आपको लिखित में हलफनामा देना पड़ेगा। हलफनामा में आपको दिखाना होगा कि किस तरीके से आपने काम किया है, कितनी रोडों किया गया है, कितने किलोमीटर की आपने रोड पे किया है, कौन सी क्वालिटी की गई है और किसके द्वारा वो काम कराया गया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पहले आपको पता नहीं होता था और बंदरबात होता था और देखा जाता था, जो क्वालिटी होती थी उसमें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता था और जिसके लिए सरकार की खेती होती थी। अब कहीं ना कहीं जब इस चीज को गंभीरता से लिया है, मंत्री ने इससे खुद संज्ञान लिया है, उसके बाद अब अफसरों के पेज कहीं ना कहीं इससे कसे जाएंगे और माना जा रहा है कि आगे समय में जो तय सीमा दी गई है 22 नवंबर, उन समय तक आपको जो 15 नवंबर तक आपने काम किया उसके हलफनामे देने होंगे और कहीं ना कहीं आगे आने समय जो 30 नवंबर तक का जो अंतिम समय दिया गया है उस तक आपको हलफनामे के अनुरूप ही काम करना होगा और आपको अपने पूरी चीजें फिर से एक बार दुरुस्त करनी होगी। जी बिल्कुल, और दुरुस्त चीजें कैसे करके पेश की जाते हैं ये देखना होगा और उसका सेम ग्राउंड जीरो पर किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया मनीष आपका। ग्रेटर नोएडा से अब खबर, जहां पुलिस और बदमाशों के साथ मुठभेड़, जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी। बदमाश से बुलेट्स, तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। पकड़े गए बदमाश पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। गैंगस्टर एक्ट में था गिरफ्तार बदमाश। थाना बादलपुर के एनटीपीसी रोड के पास ये मुठभेड़ हुई है।
तो जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी है। बदमाश से बुलेट, तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। देखिए, बड़ी सफलता, गैंगस्टर एक्ट में वांछित था ये बदमाश और पुलिस लगातार इसके लिए दबिश दे रही थी। इसकी गिरफ्तारी हुई थाना बादलपुर के एनटीपीसी रोड के पास। थाना बादलपुर के पास एक सूचना थी कि एक क्रिमिनल है जो कि इस एरिया में एक्टिव है, जिसको लेके शाम से ही सर्च और कॉम्बिंग और चेकिंग चल रही थी। इसी सर्च ऑपरेशन में एक व्यक्ति को दौरान पुलिस मुठभेड़ अरेस्ट किया गया है। जो शुरुआती तथ्य सामने आए हैं उसमें यह पता चला है कि इसका नाम अभिषेक राजपूत है। ये गाजियाबाद से गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था। इस पर अन्य भी कई मुकदमे दर्ज हैं जिनकी जानकारी करी जा रही है। पूरे प्रकरण में बाकी विधिक कार्रवाई प्रचलित है। तो देखिए, थाना बादलपुर के एनटीपीसी रोड के पास ये मुठभेड़ हुई, जहां गैंगस्टर में वांछित चल रहा था ये बदमाश और ऐसे में मुठभेड़ के दौरान बड़ी गिरफ्तारी हुई। अपडेट ले लेते हैं, हमारे ब्यूरो चीफ निशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत, क्या जानकारी? देखिए, बड़ी गिरफ्तारी हुई है, बड़ी सफलता पुलिस के लिए। देखिए, लगातार पुलिस जो है ऑपरेशन चला रही है, अपराधियों के खिलाफ ये अभियान चलाया जा रहा है। वहीं थाना बादलपुर पुलिस की मुठभेड़ हुई है गैंगस्टर के मामले में ये वांछित चल रहा था। इस पर लूटपाट के दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। लगातार नोएडा एनसीआर के अंदर लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया करता था। सबसे बड़ी बात है कि ये अपराधी जो है इसके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी, इसमें वांछित था और इसको अब जो है जो बादलपुर पुलिस है ग्रेटर नोएडा, उन्होंने इसको चेकिंग के दौरान में इसको गिरफ्तार किया है। हालांकि इसके पास से गिरफ्तारी के दौरान इसको गोली भी लगी है और गोली लगने पर इसके पास से तमंचा, कारतूस, एक मोटरसाइकिल इसके पास से बरामद की गई है और इसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और भी इसका आपराधिक इतिहास जो पुलिस जो है खंगली करने में जुटी हुई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया निशांत आपका तमाम जानकारी के लिए। बिजनौर से अब खबर, जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। गोली लगने से एक पुलिसकर्मी घायल हुआ, जहां जवाबी फायरिंग में एक बदमाश भी घायल हुआ। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बिजनौर से ये खबर, जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई और इस दौरान पुलिसकर्मी भी गोली लगने से घायल हुए हैं और इसी के साथ जो बदमाश है वो भी घायल हुआ है। दोनों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो देखिए, बिजनौर से ये पूरी खबर है, जहां मुठभेड़ के दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, साथ ही साथ जो बदमाश है उसके भी गोली लगी है। तो जवाबी फायरिंग के दौरान ये दुर्घटना हुई है। फिलहाल दोनों ही को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बक्सीवाला बुखारा मोहल्ले के रहने वाले बाबूदीन ने एक अभियोग पंजीकृत कराया था, जिसमें यह बताया था कि उसका पुत्र जो 22 वर्ष का है परसों रात से गायब था और कल उसका शव मोहल्ले के ही कब्रिस्तान में मिला था, जिसको कि आखिरी बार उस्मान, उसी के मोहल्ले का रहने वाला है, उसके साथ देखा गया था। मुखबिर द्वारा आज सूचना मिली कि वह बक्सीवाला की तरफ से कहीं जाने की फिराक में है। इस सूचना पर हमारी कोतवाली अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता फैसल हमारे साथ जुड़ गए हैं। फैसल, क्या जानकारी? देखिए, आरोपी को भी गोली लगी है, पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। फिलहाल आरोपी पे कितने मुकदमे दर्ज हैं? देखिए, बात करी जाए अगर आरोपी की मुकदमे की, तो मुकदमे फिलहाल अभी जांच में है कि कितने मुकदमे इस पर दर्ज हैं, लेकिन ये आरोपी सनकी किस्म का था जिसका नाम उस्मान बताया जा रहा है। अगर बात करें, इसने एक मंदबुद्धि जो एक पागल होता है उसकी हत्या करी है, तो बड़ा सवाल तो यही आ रहा है कि जिसने किसी का कुछ नुकसान नहीं करा उसकी हत्या कर दी। सिर्फ एक कुकर्म के प्रयास से विफल होने पे, असफल होने पर उसने कुकर्म के प्रयास से उसने उसकी हत्या करी। बड़ा सवाल ये रहा, लेकिन 24 घंटे के अंदर बिजनौर पुलिस ने इसका खुलासा करा, तो कहीं ना कहीं बिजनौर पुलिस का सराहनीय कार्य है। और लगातार अगर परिजनों से बात की जाए तो परिजनों का साफ कहना है कि इन्हें सजाए मौत इस आरोपी को दी जाए। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया फैजल आपका तमाम जानकारी के लिए।